एनडीए की इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने संबोधन में जो मूल बातें कही है वो हम आपको बता रहे हैं। विपक्षी दलों के सरकार पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। हमने अपनी विरासत को ग्लोबल बनाया है और जो योजनाएं हैं श्री अन्न आज ग्लोबल ट्रेंड कर रहा है। और पीएम मोदी का विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला था, विपक्ष की सरकारों पर बहुत बड़ा हमला था। कांग्रेस का सीधा नाम लेते हुए उनको स्वार्थी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। विपक्ष देश के लोगों को कम आंक रहा है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते हुए अपनी बातें रखी है। विपक्ष को कार्यकर्ताओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि विपक्ष जब तक तय करता है कि वो किसके खिलाफ है, तब तक ऊपर से समझौते के हिसाब से ये तय कर लिया जाता है कि जिनका विरोध कर रहे हो आप उनके साथ हो। ऐसे में जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करता है उसे ठेस पहुंचती है। और यानी कार्यकर्ताओं का मान विपक्ष के पार्टियों में नहीं है। और हमारे साथ जो भी घटक दल हैं, हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ताओं की महत्ता है। इन तमाम बातों के अलावा अपने विजन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपने सरकार के विजन को भी लेकर ये दावे किए कि आने वाले 2024 चुनाव चूंकि नज़दीक हैं और 2024 में फिर से एक बार एनडीए की ही सरकार बनेगी। और ये भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जो वोट शेयर पिछली बहुमत में मिला था उससे कहीं ज़्यादा वोट शेयर इस बार बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आपने सुन लिया, लेकिन कल हमने एनडीए की शुरुआत बशीर बद्र के एक शेर से की थी। लेकिन आज हम डीएनए की शुरुआत अवधी भाषा की एक कविता से करने वाले हैं। और इस कविता की कुछ पंक्तियां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई भी है। पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। जाहिर है आप उनका इशारा समझ भी गए होंगे। और पीएम मोदी ने यह कविता विपक्षी एकता पर कही थी, क्योंकि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए। और इस मोदी विरोधी मोर्चे का आज आधिकारिक रूप से नामकरण भी कर दिया गया है। और ये नाम भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन को इंडिया का नाम दिया है। दरअसल ये नाम यूं ही नहीं चुन लिया गया है, ये नाम विपक्ष की आगामी रणनीति के बारे में काफी कुछ साफ कर देता है। इसलिए आज हम डीएनए में विपक्ष की इस इंडिया वाली रणनीति का विश्लेषण तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का भी विश्लेषण करेंगे। क्योंकि आज एक तरफ जहां बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियां एकजुट हुई, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के 38 सहयोगी दल एक साथ एक मंच पर आ गए। वैसे तो ये बैठक एनडीए के 25 वर्ष पूरा होने के मौके पर आयोजित की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बैठक विपक्ष की बैठक का ही जवाब है। एनडीए की बैठक में शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शामिल हुए, तो वहीं एनसीपी के बागी गुट के नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। हालांकि प्रफुल्ल पटेल इससे पहले पटना में हुई विपक्ष की पहली बैठक में भी हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन अब पाला बदलने के बाद वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसकी स्थापना मई 1998 में हुई थी और तब समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस इसके संयोजक थे। लेकिन इन 25 वर्षों में बीजेपी के कई पुराने सहयोगी एनडीए से अलग हुए हैं, जबकि कई नए दल इसमें शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा और निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी है, जबकि बिहार में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी बीजेपी के साथ आ चुकी है। इसी तरह चिराग पासवान भी एनडीए में वापस एंट्री कर चुके हैं। दरअसल विपक्षी एकता के जवाब में बीजेपी भी आम चुनावों के लिए अपना वोट बैंक बड़ा करना चाहती है और इसलिए वो एनडीए का दायरा भी बढ़ा रही है। वर्ष 1998 में एनडीए के गठन के दौरान 24 पार्टियां इस एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन आज की इस बैठक में 38 पार्टियां नजर आई, जबकि बीजेपी की कर्नाटक में जेडीएस और तेलंगाना में टीडीपी के साथ भी गठबंधन की चर्चा है। और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी, इसे आप इससे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ आने वाले चुनाव की रणनीति पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, अब एक बार हम आपको
फिर से वो सुनाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा है। हमने राजनीतिक सौहार्द और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवीय की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों,
24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि भाई एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा। बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। जी न्यूज।